Hello, welcome to the Khan Lay Study Center. इसकी पहले हमने आपको सामने जो स्लाइडें पेश की थी वो सेक्शन 5 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में थी। रेलेवेंसी एविडेंस एक्ट का एक टफ पार्ट माना जाता है। जो लोग बिहार जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड के थ्रू आपके सामने इसलिए पेश किया जा रहा है, एक तो बुलेट पॉइंट्स में जो बहुत सी बातें हमने नोट करी हैं इसे आप नोट कर लें और इसे समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा रिकैप मैं करूंगा, जैसे कि इसके पहले जो सेक्शन 5 ने क्या कहा था, कौन सी साक्ष्य जो है दी जा सकती है। सेक्शन 5 में कहा था एविडेंस मे बी गिवन ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such other facts which are declared to be relevant and no others। यानी फैक्ट इन इशू यानी जो विवादक तथ्य है उस पर तो साक्ष्य दी जा सकती है। अदर ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 में सुसंगत घोषित किया गया है, उन तथ्यों की भी साक्ष्य दी जा सकती है। यह है क्राइटेरिया कि कौन सी एविडेंस न्यायालय अपने सामने प्रस्तुत करने की अनुमति देगा और कौन सी साक्ष्य ऐसी है, कौन से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, जिन्हें कि न्यायालय अपवर्जित कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। रूल ऑफ एक्सक्लूजन यहां पर लागू होता है। अब इसके बाद फैक्ट इन इशू आपको बताया जा चुका है कि जो मुख्य विवादक होता है, जो अधिकार कर्तव्य को गठित करने वाले जो तथ्य होते हैं वो विवादक तथ्य होते हैं, फैक्ट इन इशू होते हैं। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में चार्ज जब फ्रेम किया जाता है तो जिस आरोप का चार्ज लगाया जाता है उस आरोप को गठित करने वाले जितने भी तत्व हैं वो चार्ज का गठन करते हैं, वो फैक्ट इन इशू होता है जिसे हम चार्ज कहते हैं। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे कि ये सेक्शन 6 क्या है। अब यहां से स्टार्ट होता है कि कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि रेलेवेंट हैं, जिनकी साक्ष्य दी जा सकती है। सबसे पहले है सेक्शन 6। इसकी हेडलाइन यही है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार के भाग जो बनते हैं ऐसे तत्व उनकी साक्ष्य दी जा सकती है। अब समव्यवहार के भाग कैसे बनेंगे ये देखना पड़ेगा। इसके बारे में जान लीजिए कि दिस सेक्शन enacts the rule of English law res gesta. It may be defined as a matter incidental to main facts and explanatory to it, meaning thereby कि ये मैटर इंसिडेंटल टू मेन फैक्ट है, प्रिंसिपल फैक्ट के आनुषंगिक तत्व है, ये इंसिडेंटल मैटर हैं और उसको और स्पष्ट करते हैं। यानी विवादक तथ्य के आनुषंगिक तत्व हैं और विवादक तथ्य को ये स्पष्ट करते हैं। मतलब इसके ये निकलता है फैक्ट दो नॉट इन इशू, जो अपने आप में तो विवादक नहीं है, बट इट इज सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये वो तथ्य हैं जो ऐसा लगता है कि जो घटना घटित हुई है उसका ही हिस्सा है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे तथ्य जो मुख्य तथ्य के
इतने संबद्ध हो कि वो इसका हिस्सा बन जाए, उसी संव्यवहार का हिस्सा प्रतीत हो, तो ये धारा 6 ऐसे तथ्यों को सुसंगत कहती है। तो ये 2 पॉइंट जान लीजिए कि ये फैक्ट कौन से होंगे। धारा 6 पहले से रेलेवेंसी किसको कहती है? फैक्ट्स which are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction। अब आगे हम देखते हैं, इसको और डिटेल है। जैसा कि अभी देखा हमने, a fact which is not an issue, if it is so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction, it becomes relevant under section 6. In order to declare a fact to be admissible as a part of the same transaction, किसी तत्व को एक ही समव्यवहार का हिस्सा मानने के लिए क्या आवश्यक है? इसकी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखना होगा। इट मस्ट बी साइमल्टेनियस विद द इंसिडेंट और स्पॉन्टेनियस utterances of the mind that is made either during the incident or immediately before or after the occurrence। ये खास बात है, इसमें इसको समझना होगा कि कौन से तत्व रेस जेस्टा में रेलेवेंट होंगे, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से तत्व होंगे। कहते हैं जो घटना घटित हो रही है ये उसके साइमल्टेनियस है, घटना के साथ साथ ये बातें सामने आई हो, ये तथ्य सामने आया हो, और स्पॉन्टेनियस हो, बिना किसी ट्यूटरिंग के, किसी के बताए समझाए, आदमी ने स्वयं कोई बात, दो आदमी मारपीट हो रही है, एक आदमी हमलावर है और दूसरे पर हमला किया जा रहा है, वो क्या शोर मचा रहा है, उसकी जबान से क्या निकल रहा है, वो हेल्प मांग रहा है। तो जो स्पॉन्टेनियस जो कि अटरेंस उसके दिमाग से निकल रहा है घटना के समय या घटना के तुरंत बाद या घटना के जस्ट पहले उसने जो कुछ कहा, अगर ये तथ्य इस प्रकार के तथ्य हैं तो ये कहा जाएगा दीज फैक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वो कहा गया कि एक अनलॉफुल असेंबली है, पुलिस के घेरे को तोड़ना चाहती है। उस समय वो भीड़ क्या कह रही है, क्या नारा लगा रही है, जो भी शब्द वो बोल रही है, पुलिस की कॉर्डन को तोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो सारे शब्द, वो सारे अटरेंस, ये कहा जाएगा दीज आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इसके लिए इलस्ट्रेशन भी है, और इलस्ट्रेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्रिलिमिनरी के लिए भी, अमुख्य परीक्षा के लिए भी। A is accused of murder of B by beating him। ए पर यह आरोप है कि उसने बी को मार करके, पीट करके उसकी हत्या कर दी। कहते हैं एट द टाइम ऑफ बीटिंग और शॉर्टली और बिफोर दिस इंसिडेंट whatever was said by A or B or by the bystanders, ए ने मुंह से क्या निकला, बी के मुंह से क्या निकला, उसने कौन से शब्द उच्चारित किए, वो सारे के सारे शब्द कहा जाएगा ये सब रेलेवेंट हो जाएंगे पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मानते हुए। इसी तरह अब आप देखेंगे कि इन इलस्ट्रेशन का और क्या क्या यूज है। सेक्शन
6 एविडेंस एक्ट में जो सिद्धांत रेस जेस्टा दिया गया है, इसमें जो स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सुसंगत घोषित किए गए हैं, उन स्टेटमेंट को धारा 157 में साक्षी किसी साक्षी को संपोषित करने के लिए इन स्टेटमेंट को प्रयोग किया जा सकता है। जैसे 157 ये कहता है, इन ऑर्डर टू कॉर्बोरेट द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस, एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस। यानी किसी घटना के संबंध में किसी साक्षी के द्वारा उस घटना के समय दिया गया कोई बयान, अगर ऐसा कोई बयान है तो साक्षी जब साक्ष्य के रूप में पेश किया जाएगा तो ऐसी उसकी टेस्टिमनी को, उन स्टेटमेंट को भी कॉर्पोरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। प्रीवियस स्टेटमेंट, इन्हीं तथ्यों के संबंध में कोई पूर्व कथन, उसको संपोषित करने के लिए धारा 157 का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह किसी साक्षी के पूर्व कथन को खंडित करने के लिए या पूर्व कथन को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए उस साक्षी को पेश करके उसकी जिरह की जा सकती है। इसमें कंडीशन यह है कि यदि जिरह के दौरान साक्षी का खंडन करना है, उसे कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे साक्षी का जो पूर्व स्टेटमेंट है, यानी फॉर्मल स्टेटमेंट या कोई पूर्व कथन उसका है, उस कथन की ओर उसका अटेंशन आकर्षित कराया जाएगा, यानी उसका प्रीवियस स्टेटमेंट उसे दिखाया जाएगा। दिखाने का मतलब ये कि उसे दिखा के ये बताया जाएगा कि इस घटना के समय इस स्थान पर आपने ये स्टेटमेंट दिया था और आपका ये स्टेटमेंट है। तो यहां पर अगर दोनों स्टेटमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उस साक्षी का खंडन किया जा सकता है। तो रेस जेस्टा में जो भी बयान सुसंगत घोषित किए गए हैं, ऐसे सभी कथनों का प्रयोग धारा 157 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत उसके संपोषण के लिए और धारा 145 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत उसको खंडित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये एक पॉइंट इसमें है। नेक्स्ट सेक्शन जो हम लेते हैं, सेक्शन 7। जैसे आप जानते हैं कि सेक्शन 5 ने क्या कहा है कि साक्ष्य किन तथ्यों के बारे में दी जाएगी, फैक्ट इन इशू और दोज फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड रेलेवेंट। तो पहला हमने 6 में देखा कि कौन से तथ्य सुसंगत बता दिए गए। फिर धारा 7 में अब देखेंगे कि कौन कौन से तथ्य यहां सुसंगत हैं। धारा 7 के अंदर धारा 7 कुछ तथ्यों को सुसंगत बताती है, जिसके बारे में धारा 7 ये कहती है कि समव्यवहार का जो हिस्सा बन गया वो तो धारा 6 में सुसंगत हो गया, लेकिन धारा 7 क्या प्रोवाइड करती है कि धारा 7 में वो तथ्य हैं जो पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन तो नहीं है, लेकिन ये उस घटना का विवादक तथ्य को ओकेजन है, उसका कारण है, उसका परिणाम है, और या ये विवादक तथ्य या घटना को घटित करने का अवसर प्रदान करते हैं, या उन परिस्थितियों को बताते हैं जिसके अंदर वो घटना घटित हुई। इतने फैक्ट्स यहां डिक्लेयर कर दिए गए कि दे आर रेलेवेंट फैक्ट्स।
क्योंकि जैसे कहा गया है कि अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्योरेंस ऑफ एनी एक्सीडेंट, कोई घटना घटित होने के लिए अपॉर्चुनिटी का प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि यह कहा जाता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अपॉर्चुनिटी, बट देयर इज ए वाइड गल्फ, बहुत बड़ा गैप है टू बी ब्रिज्ड ओवर बाय द एविडेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड द कमीशन ऑफ द एक्ट। जो अवसर है, अवसर और घटना के घटित होने में एक बड़ा गैप है। तो ये बहुत ही अवसर की साक्ष्य को कहा गया है बड़ी खतरनाक साक्ष्य है, इट इज डेंजरस एविडेंस है। अब इलस्ट्रेशन को देखें, इलस्ट्रेशन क्लियर करता है कैसे कैसे ये जितनी बातें बताई गई हैं कि ओकेजन है, उसका कारण है, उसका परिणाम है, ये सब फैक्ट इशू से रिलेटेड है। धारा 7 में ए बी सी 3 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं जो इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। ए क्या कहता है? द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ए ने क्या बी को लूटा? अगर न्यायालय के सामने यह तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि सून बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू ए फेयर, लूट की घटना के पहले बी एक मेले में गया था विद मनी इन हिज पोजीशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन्ड इट टू द थर्ड पर्सन, कि उसके पास पैसा है जिसकी जानकारी एक तृतीय पक्ष को, तीसरे आदमी को हो गई थी या उसने बता दिया था। तो ये क्या है? ये गिविंग एन ओकेजन, ये ओकेजन क्रिएट करता है कि इससे घटना हो सकती है, लूट हो सकती है। अगर पैसा ना होता तो लूट नहीं होती। इसी तरह इलस्ट्रेशन बी देखिए, क्या ए ने बी की हत्या की? अब घटना स्थल पर जो लड़ाई के निशान है, मार्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड और रेलेवेंट फैक्ट्स, घटना स्थल पर जो लड़ाई के निशान है, घटना स्थल के नजदीक जो निशानात पाए जाते हैं, वो सब के सब सुसंगत तथ्य होंगे। जैसे जानते हैं आप, इन्वेस्टिगेशन होता है तो घटना स्थल का मुआयना किया जाता है और घटना स्थल पर जो निशान पाए जाते हैं, खास करके अगर मर्डर है, हत्या है, तो ब्लड स्टेन पाए जाते हैं, कहीं अगर पिस्तौल चलाई गई है तो उसके छर्रे पाए जाते हैं। इन सबको कलेक्ट किया जाता है और न्यायालय में साबित किया जाता है घटना स्थल में ये चीजें पाई गई, ये छर्रे पाए गए। अगर यही छर्रे ये साबित हो जाएं कि मृतक के शरीर में भी यही छर्रे थे, तो पता चला कि उसी छर्रे से, ऐसी बंदूक से इसकी हत्या की गई है जिसमें ये छर्रा डाला जाता है। यानी कितने बोर की बंदूक थी, ये लेट हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो अवसर प्रदान करता है, घटना घटने का अवसर प्रदान करता है। ए पर आरोप है कि उसने बी को जहर दिया है। तो अगर यह तथ्य दिया जाता है कि बी की आदतें थी, बी की आदतों की पूरी जानकारी एक को थी, तो अब यहां क्या होगा? विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, ए को यह अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बी को जहर दे सकता था। उसकी आदतें मालूम थी किस अवसर पर, कहां पर उसे जहर दिया जा सकता है जिससे उसकी हत्या हो सकती है। ये हो गया। नेक्स्ट हम अभी लेंगे फुटप्रिंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 7, फुटप्रिंट्स। कभी कभी घटना स्थल पर अपराध करने वाला कोई निशान छोड़ जाता है, उसके कदमों के निशान हो सकते हैं। तो ये जो उसके फुटप्रिंट्स हैं, ये भी धारा 7 में सुसंगत है।
इसके अलावा फुटप्रिंट्स के लिए धारा 45 में विशेषज्ञों की राय सुसंगत मानी गई है। यदि फुटप्रिंट पाया जाता है तो विवेचक उसे विशेषज्ञ के पास भेज करके ये राय लेगा कि क्या ये जो फुटप्रिंट है ये अभियुक्त के हैं, तो फुटप्रिंट भी इसमें आ गए। अब इसके बाद एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार कर लिया गया है, ये एक दस्तावेजी साक्ष्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसकी एविडेंस आप दे सकते हैं। इट इज एन एडमिसिबल एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के वो कागजात कि ये कैसे रिकॉर्ड किए गए, जैसे फोन टैपिंग है, अभियुक्त की जो है मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मूवमेंट ही पता चलता है कि यह अभियुक्त कहां कहां गया था, कहां रुका था। तो ये रिकॉर्ड भी न्यायालय में साबित किए जा सकते हैं। और अब इसके बाद लास्ट टेप रिकॉर्ड। नाउ आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात है, नए नए गैजेट आ गए हैं, मोबाइल फोन है, इससे ट्रैकिंग हो जाती है, अभी कहां गया, किससे बात की, किसका फोन आया, किसके पास उसका फोन गया। तो ये विवेचना का एक हिस्सा बनता है। अब इसके पहले टेप रिकॉर्ड चला करता था। टेप रिकॉर्ड अगर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसको न्यायालय में, ऐसे टेप रिकॉर्ड को न्यायालय में प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। जरूरी क्या है इसमें? एक्यूरेसी। इट मस्ट बी एक्यूरेट। The time and place and accuracy of recording must be proved by a competent witness. किस स्थान पर यह रिकॉर्ड किया गया, किस समय में रिकॉर्ड किया गया, यह एक सक्षम साक्षी से साबित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वॉइस मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। कौन व्यक्ति बोल रहा है? इसमें टेप रिकॉर्ड में जो साउंड है, जो आवाज है, वो अभियुक्त की है कि नहीं, तो इसका मिलान करके ये साबित करना पड़ेगा कि ये वॉइस जो है ये प्रॉपरली रिकॉर्डेड है और ये अभियुक्त की है। और इसके लिए कोर्ट को संतुष्टि देनी पड़ेगी आपको कि ये जो रिकॉर्ड है, ये जो टेप रिकॉर्ड है, ये इसको किसी तरह से टेम्पर्ड नहीं किया गया है, यानी इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो तो धारा 7 के अंदर टेप रिकॉर्ड भी एडमिसिबल इन एविडेंस है। और ये आवाज जो भी हो, इट मस्ट बी क्लियर, ऑडिबल एंड मस्ट नॉट बी डिस्टॉर्टेड। ये समझ में ना है क्या बात हो रही है। इससे रिलेटेड जो केसला है आपका R.M. बलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 SCC क्रिमिनल पेज 399। तो इतनी चीजें आपने देखा सेक्शन 7 में। फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू, or which constitutes the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction or relevant। ये सेक्शन भी आर वर्सेस रिचर्डसन पर बेस करता है। एक केस ला है आर वर्सेस रिचर्डसन। कभी कि पूछा जाता है कि ये जो सेक्शन है ये बेस्ड किस पर है, किस केस ला से रिलेटेड है? तो ये आर वर्सेस रिचर्डसन से रिलेटेड है। इसका लीडिंग केस है R.M. बलकानी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने सेक्शन 5 से शुरू किया था। सेक्शन 5 ये कहता है कि न्यायालय में आप कौन से साक्ष्य दे सकते हैं। ओनली दोज विद एविडेंस दी जा सकती है विचार जो कि फैक्ट इन इशू हो, और अदर फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6 to 55।
तो ये अब धारा 6 से हमने शुरू किया। धारा 6 में कौन कौन से तत्व सुसंगत है, धारा 7 में कौन कौन से तत्व सुसंगत है। प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं कि चूंकि बिहार जुडिशल सर्विसेज है, प्रोसीजर लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी तरह प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के जो इम्तहान होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस केस, इसमें जो इलस्ट्रेशन दिए हैं जो इससे रिलेटेड केस लॉ है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दो जो हमने आपको पॉइंट यहाँ स्लाइड में मैंने दिया है, और जानबूझ के स्लाइड में दिया ताकि इसे आप नोट भी कर लें, सो दैट आपको बुलेट पॉइंट पर, फिंगरप्रिंट पर ये दोनों धाराएं याद हो जाए। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और लिख करके हमें आप लिखेंगे तो हम इसे फिर किसी वीडियो में इसे हम क्लेरिफाई कर देंगे। थैंक यू।